हेलो गाइस, और आप सब कैसे हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में हाइपरलिपिडेमिया की काफ़ी टर्म्स को जाना, बैड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की डिफिनेशन जाना, ट्राइग्लिसराइड एंड अदर्स बहुत सी चीज़ें हमने देखी। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम लिपोप्रोटीन का देखा, किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट होता है, वो बहुत ही अच्छे से डिटेल करके मैंने आपको बताया। आज हम एंटी हाइपरलिपिडेमिया पढ़ेंगे। सो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिया? तो सिंपल सा है, जो हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को और बैड लिपिड को, जो हमारा कौन कौन सा हो सकता है, मैंने ट्रिक बताया था लव वाला, तो एलडीएल और वी यानी वीएलडीएल को डिक्रीज करे, वही हाइपरलिपिडेमिया यानी एंटी हाइपरलिपिडेमिया एजेंट्स होंगे। आज एंटी हाइपरलिपिडेमिया के एजेंट्स के कुछ यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहला एचएमजी डिटेक्टेज इनहिबिटर है। देखो, इसमें लेवोस्टैटिन, सिम्वास्टैटिन में बस एक रिकॉल करता हूँ सारी को रिडाउन करके, ताकि आप सुन सको, नोट भी बना सको। लेवोस्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, मेटा, प्रोवा, फ्लेवा, एटोरवा, पिटवा और रोजवास्टैटिन। तो ये सारे स्टैटिन्स आते हैं। फैब्रिक एसिड में क्लोफेब्रेट, फेनोफेब्रेट, गैमीफ्रोजिल, सिप्रोफेब्रेट एंड बेंजाफेब्रेट। बाइल एसिड डेरिवेटिव में कोलेस्ट्रामीन और कोलेस्टेपॉल। एलडीएल ऑक्सीडेशन इनहिबिटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोवोकॉल आता है। प्रीडिन डेरिवेटिव यानी प्रीडिन रिंग के कंसिस्ट वाले वो हैं निकोटिनिक एसिड एंड निकोटिनामाइड। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर भी इंपॉर्टेंट है, एसिटिमाइब है। और मिसलेनियस में कुछ अदर ड्रग्स हैं जैसे बीटा स्टिलस्ट्रॉल और डेक्स्ट्रोथायरोक्सिन। सो हियर द क्लासिफिकेशन, और हर क्लासिफिकेशन के में जो कैटेगरीज हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इम्पोर्टेंट एडीआर को पढ़ना होगा। यूज भी देखेंगे, अगर यूज भी इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा एज अ पर्पस ऑफ अ जीपैट, ठीक है। सो एचएमजी डिटेक्टेज इनहिबिटर में सबसे पहले हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एचएमजी डिटेक्टेज इनहिबिटर है यानी स्टैटिन्स है। तो स्टैटिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं बताने वाला हूँ। स्टैटिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखिए यार, बोर्ड छोटा है तो मैं हर चीज़ को डिटेल करके उसके बाद इसको रफ कर दूंगा। आपको जरूरत पड़ेगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप ऐसे ही समझ लेना। स्टैटिन का देखते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानो कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उन्हीं को हमको बैड कोलेस्ट्रॉल को ही मानना है। पहले तो ये जानो कोलेस्ट्रॉल बनता क्या है। तो लीवर में ये कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है। हमारा ये लीवर है, इसी लीवर में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है ना। अब ये जो लीवर में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें लीवर में भी कई रिसेप्टर पाए जाते होंगे, ठीक है। सो स्टैटिन के बारे में बात कर रहे थे, और स्टैटिन में हमने देखा था कि जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है, पहले हम ये जाना था कि कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन लीवर में होता है। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन लीवर में होता है और लीवर में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं एलडीएल के। ध्यान से समझिएगा, रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। लीवर में ये रिसेप्टर होते हैं एलडीएल के। एलडीएल बताओ मेरे को क्या है, ये बैड है कि गुड है? तो आपको पता है ये बैड है, यानी इसी को हमको डिक्रीज करना है, कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करना है, तो हमारा ओबेसिटी या फिर हाइपरलिपिडेमिया की केस ठीक हो जाएगी। सो पहले बारी बारी चलते हैं। एलडीएल के रिसेप्टर्स होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में देखो एलडीएल होते हैं। जो हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है वहाँ पे एलडीएल स्टिक होता है ना, एलडीएल स्टिक होता है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमारा जो लीवर सोचेगा कि जो कोलेस्ट्रॉल को फॉर्मेशन तो कर नहीं पा रहे हैं, एक काम करते हैं, जो ब्लड में से जितना कोलेस्ट्रॉल है उसको उठा लेते हैं और उसका मेटाबॉलिज्म और या फिर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो लीवर को हम ऐसा मजबूर कर देंगे कि ये क्या करेगा, हम कोलेस्ट्रॉल को फॉर्मेशन तो नहीं कर पाएगा, साथ ही साथ करेगा क्या कि हमारे ब्लड से जितने भी कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी कोलेस्ट्रॉल्स हैं उनको क्या करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ब्लड से, ठीक ब्लड से उठाएगा और खत्म कर देगा। तो ये जो लीवर के जैसे ही, ध्यान समझिएगा, जैसे ही लीवर इस ब्लड स्ट्रीम से निकले में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल को यूज करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, तो ये जो एलडीएल के रिसेप्टर हैं ये रेगुलेट हो चुके होंगे, यानी एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, तरीके से कह सकते हो, इन पे बाइंड होंगे ना तो एक्टिवेट हो जाएंगे। और इस तरह से क्या होगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी और हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा हाइपरलिपिडेमिया का केस, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था ये, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्टैटिन का जो मैग्नीशियम ऑफ एक्शन है, अगर हम यहाँ से कैटेगरी वाइज चलें तो ये मेलोवेनेट के पाथवे को रोक देता है ताकि कोलेस्ट्रॉल, फ्री कोलेस्ट्रॉल या फैट कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े। और दूसरा, अगर स्टैटिन की एक स्पेसिफिक
बात करते हैं, स्पेसिफिक बात करते हैं, तो ये लीवर में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे रिसेप्टर एलडीएल वाले पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन तो नहीं होता है, तो लीवर क्या करता है, ब्लड के स्ट्रीम से कोलेस्ट्रॉल को उठाकर यूज़ करता है या मेटाबॉलिज्म करता है। इस तरह से ब्लड के स्ट्रीम में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं होता या कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे स्टिक नहीं कर पाते हैं और हाइपरलिपिडेमिया के केस ट्रीट हो जाता है। अब इसमें हम कुछ चीज़ और जान लेते हैं, जैसे जो एक सिम्वास्टैटिन है, ठीक, और एक लेवोस्टैटिन है, ठीक है, एक प्रेवास्टैटिन है, ध्यान से समझिएगा। तो हम तीन चीज को यहाँ पे देखते हैं, सिम्वास्टैटिन, लेवोस्टैटिन और प्रेवास्टैटिन। ये जो होते हैं ये प्रोड्रग होते हैं, ठीक है, और ये सीएनएस को पेनिट्रेट कर सकते हैं, यानी बीबी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूँ, इसको मार्क कर लेना, कैन पेनिट्रेट द सीएनएस, ठीक है। सिंपल सी बात करूँ तो कैन पेनिट्रेट द सीएनएस, और प्रोड्रग में इन्हीं तीनों को यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिपैट की सारी लाइन से मैं लेके आया हूँ कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके डिटेल्स को। तो उसके बाद ठीक है, सिम्वास्टैटिन और लेवोस्टैटिन क्या कर सकते हैं, सिम्वास्टैटिन और लेवोस्टैटिन, सॉरी प्रेवास्टैटिन नहीं है, सिम्वास्टैटिन और लेवोस्टैटिन पेनिट्रेट कर सकते हैं सीएनएस को और प्रोड्रग के फॉर्म में यूज होते हैं। एटोर्वास्टैटिन और रोज़वास्टैटिन ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग होते हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग होते हैं। सो और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, मैं यहाँ पे और अगर एग्जांपल बताता हूँ। एक है सिलास्टैटिन, पेंटोस्टैटिन, सैमोस्टैटिन, ठीक है। तो सोमास्टैटिन, पेंटोस्टैटिन और सिलास्टैटिन, ये जो तीन ड्रग हैं, इनका यूज, सिलास्टैटिन का यूज एंटी माइक्रोबियल में भी होता है, पेंटोस्टैटिन का यूज एंटी कैंसर में होता है, और सोमास्टैटिन का नाम आप जानते हो, हार्मोन्स है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये ज़्यादातर एफिकेसी दिखाती हैं रात के समय में, नाइट के समय में, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, ठीक है। ये ज़्यादातर रात के समय में दिखाते हैं। अभी क्या है, चंद्रमा बना लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये ज़्यादातर रात के समय में एफिकेसी शो करती हैं, ठीक है। अब हम बस इसके यूज़ के बारे में समझेंगे। तो यूज़ आपको समझ में आ रहा है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, किसी तरह से कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, बस ये जो मैकेनिज्म है इसी का यूज़ बता दो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करना है। और एडीआर की बात करें तो एडीआर में सबसे इंपॉर्टेंट मायोपैथिक मैलेजिया है, इसको याद कर लो अच्छे से, मायोपैथिक मैलेजिया, ठीक है। इसके लिए जो टेस्टेड होता है वो होता है सीपीके टेस्टेड, एक ये भी पॉइंट नोट कर लेना, ठीक। एक है जैसे मैंने बोला लीवर टॉक्सिसिटी यानी हेपेटोटॉक्सिसिटी, इसके लिए एलएफटी टेस्ट होता है, एलएफटी टेस्टेड होता है ये, ठीक। और साथ ही साथ ये डायबिटीज मेलाइटस का भी केस कॉज कर सकता है, डायबिटीज मेलाइटस भी हो सकता है, डीएम भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ नई ड्रग भी आ चुकी हैं मार्केट में, जैसे एक नई ड्रग आई है पीसीएसके इनहिबिटर, इसको नॉर्मली नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ। पीसीएसके इनहिबिटर एक ड्रग आई है। पीसीएसके इनहिबिटर क्या होता है, एक तरीके का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो एलडीएल क्या करता है, इसी तरह का काम करता है, और एलडीएल पे जो ड्रग जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बाइंड हो रहा है उसका मेटाबॉलिज्म या उसको यूज करके एलडीएल को खत्म करता है, खा जाता है, ठीक है। और पीसीके इनहिबिटर में कुछ ड्रग का नाम है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, पीसीएसके इनहिबिटर में कुछ ड्रग का नाम है लाइक इंक्लिसिरन, और दूसरा है इनवेलोकोमैब। तो 2-3 बार आप नाम पढ़ना, आपको नाम भी क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में मैंने पहले कैटेगरी की पूरी नॉलेज आपको देने की कोशिश की है, हर एक चीज़ बताया है जो इम्पोर्टेंट भी है जीपैट से भी और आपकी नॉलेज के लिए भी। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इनके जो एडीआर्स हैं जैसे मायोपैथिक पैलेजिया, इसको अच्छे से ध्यान रखना, इनके सारे टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जैसे लेवो सिमो क्या करते हैं, सीरा और पेंटो सोमा, ये सब एंटी माइक्रोबियल है, ये क्या है, एंटी कैंसर है, और ये पेंटोस्टैटिन क्या है, ये आपका एंटी कैंसर और सोमास्टैटिन हार्मोन है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी हमारी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव की बात करता हूँ।
ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो चलिए इसी वीडियो में अगले कैटेगरी के बारे में देखते हैं, फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव के बारे में। फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव में क्लोफेब्रेट, फेनोफेब्रेट जैसे कि कई ड्रग्स हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? देखिए इसका मैकेनिज्म, देखिए सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिमिलर है, सबका काम बेस यही है कि HDL आइडियल इन सबको जो है किसी तरह से बढ़ाना और उसके बाद लव यानी LDL और VLDL को कम करना है, या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, ट्राइग्लिसराइड को कम करना है, या जो भी आप कह सको। फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव में सबसे पहले आप देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका होता क्या है। तो ये देखिए कि हमारी बॉडी में जो लैपिस एंजाइम होता है, जिसका काम होता है लिपोप्रोटीन को ब्रेक डाउन करना या फिर इसको डाइजेशन का काम करना होता है इसका, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो ड्रग्स होते हैं ये PPAR अल्फा पे बाइंड होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन का एक रिसेप्टर होता है PPAR अल्फा, इसको आप कह सकते हो ऑक्सीसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर अल्फा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, ऑक्सीसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर अल्फा, ठीक है। ये रिसेप्टर पे कोई भी बाइंड वाली ड्रग ना इंसुलिन को भी इफेक्ट करती है, ठीक है। नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ, PPAR अल्फा पे जब ये ड्रग बाइंड करती है तो होता क्या है कि लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम का इंडक्शन बढ़ता है, यानी आप कह सकते हो कि लाइपेज एंजाइम का इंडक्शन बढ़ता है, जिससे लिपिड का ब्रेकडाउन बहुत तेजी से होने लगता है। एक्टिवेट होने पर लाइपेज एंजाइम द्वारा लिपिड का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, ठीक है। सो PPAR अल्फा जो है एक्टिवेट जैसे ही होगा तो लाइपेज का इंडक्शन बढ़ जाएगा, लिपोप्रोटीन एंजाइम लाइपेज इसका इंडक्शन बढ़ जाएगा और ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। किसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा? सिंपल सी बात है, हमें ब्रेकडाउन किसी करनी है, लिपिड्स के करने हैं, इनको तोड़ना है, तो ये लिपिड का ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देगा। अब लिपिड का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो चुका है, सो जैसे ही स्टार्ट होगा तो VLDL आइडियल घट जाएगा और कोलेस्ट्रॉल भी घट जाएगा, यानी हमारी जितनी बेकार चीज़ें हैं घट जाएगा। लेकिन इसका ये कह जाता है कि ये इंटरमीडिएट डेंसिटी ऑफ लिपिड को भी कम करता है। बस आपको इस चीज़ को नोट करना है और किस रिसेप्टर बाइंड करना है इसको नोट करना है, किस एंजाइम के इंडक्शन को बढ़ा रहा है इसको नोट करना है, और कैसे लिपिड का ब्रेकडाउन कर रहा है उस वजह से ये भी देखना है। सो फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव का यही सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब हम इसके अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक में से दो चीज़ जानिए आप। पहले तो ये इसकी हाफ लाइफ होती है 1.5 आवर्स के आसपास, ठीक है। एक पॉइंट आपको मैंने ये बता दिया, इसके हाफ लाइफ के बारे में बता दिया। अब इसके ADR को देखो तो ADR देखो कई है, जैसे राइसिस हो सकते हैं, गैलस्टोन्स होता है, मायोसिटिस होता है, मायोपैथी इसमें भी आता है, एरिथेमिया, हाइपोकैलेमिया, ठीक है, ये सब भी आते हैं। तो काफ़ी इसमें ज़्यादा घुसना नहीं है इसमें, बस सिंपल से HMG लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फैब्रिक एसिड का भी मैंने इसको आपको बता दिया है और इसके ADR को भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। आप फिर से वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करना, जो मैंने बोला उसको सुन कर लिख लेना। मायोस्टेसिस और मायोपैथी इसमें भी आता है। तो मायोपैथी जो मैंने बताया था, मायोपैथी मेलेजिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ADR है, इससे जीपैट क्वेश्चन आ सकता है। तो फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाइल एसिड डेरिवेटिव के बारे में देखेंगे, कोलेस्ट्रामीन और कोलेस्ट्रिपॉल कैसे काम करते हैं ये देखेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो बाइल एसिड डेरिवेटिव, इसी में फिर से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो बाइल एसिड डेरिवेटिव में कोलेस्ट्रामीन और कोलेस्ट्रिपॉल था, से कोलेस्ट्रामीन और कोलेस्ट्रिपॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है इसको देखते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए बहुत ही सिमिलर है, आपका मिलता जुलता कहीं से है, आपको मिलता जुलता इसी से है, ठीक है। HMG रिडक्शन एंजाइम से ही है। आपको पता है HMG रिडक्शन इनहिबिटर में क्या हो रहा था, स्टैटिन क्या कर रहा था, तो लीवर में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा था, ताकि ब्लड से सारा लीवर उसको उठा दे, कोलेस्ट्रॉल को मेटाबॉलिज्म कर दे। ठीक उसी तरह से बाइल एसिड डेरिवेटिव में होगा, ये क्या करेगा कि GIT ट्रैक में जो रीअब्जॉर्प्शन है हमारे जो भी लिपिड्स हैं उनको बचाएगा, मतलब क्या होगा कि रीअब्जॉर्प्शन रोक देगा GIT ट्रैक में, जिससे क्या होगा फीकल एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, और फीकल एक्सक्रीशन बढ़ने के कारण ही सारा LDL या फिर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपली से बात कहूँ तो ये क्या करते हैं इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली। देखो इनडायरेक्टली कैसे कर रहा है, ये क्या, ये सिंपल था कि लीवर के रिसेप्टर पर बाइंड होकर काम कर रहा था,
और रेगुलेट कर रहा था एलडीएल रिसेप्टर को, लेकिन बाइल एसिड डेरिवेटिव क्या करता है, जीआईटी ट्रैक्ट के में रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है और फीकल एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। मार्क में वर्डिंग, तो क्या करता है, फीकल एक्सक्रीशन को बढ़ाता है और जीआईटी ट्रैक्ट में जो एब्जॉर्प्शन है उसको रोक देता है, मतलब उसको पचने ही नहीं देगा, क्योंकि वो देखो वो पचा भी नहीं पाएंगे इतने हाईली, जो भी आपके फैट कोलेस्ट्रॉल उनको नहीं पचा पाएंगे, तो क्या करता है, मदद करता है एक तरीके से, और फीकल एक्सक्रीशन बढ़ा देता है, इनडायरेक्टली हुआ। और उसके बाद ये क्या करता है, लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल का जो लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल था उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, इनहेंस कर देता है। यानी मोटा मोटी बात है कि इनहेंस करता है कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म है हमारे लीवर में, उसको इनहेंस करता है या यूटिलाइज करता है, और इस तरह से जो एलडीएल रिसेप्टर है उनका रेगुलेशन बढ़ जाता है। और फिर वही चीज़ जो है मैंने आपको बताया था कि ब्लड से जितने भी कोलेस्ट्रॉल है उनको ले लेता है और हाइपरलिपिडेमिया के केस ट्रीट हो जाती है। तो बहुत ही सिमिलर है, सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है कि इसमें जीआईटी के रीअब्जॉर्प्शन को बचाना है और फीकल एक्सक्रीशन को बढ़ाना है, और जो हमारा एलडीएल रिसेप्टर जो हमारे लीवर में है उसको रेगुलेट करना है, उसको कई गुना बढ़ा देता है बाइल एसिड डेरिवेटिव, कोलेस्ट्रामीन वगैरह। ठीक, अब इसके एडीआर पे फोकस कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल था यार, जो यहाँ तो वही मैंने बताया था, और जो भी थोड़े बहुत अंतर थे मैंने उसको भी डिस्क्राइब कर दिया, सो सिंपली हो गया होगा आपके लिए। अब एडीआर की बात करते हैं। एडीआर में देखिए, एडीआर कुछ इंपॉर्टेंस एडीआर में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपको कहीं मेहनत नहीं करनी, बस इस वीडियो को देखना, सारा डाटा आपको मिल जाएगा, जीपैड तक का डाटा मिल जाएगा। तो एडीआर में सबसे ज़्यादा ब्लॉटिंग आता है, ब्लॉटिंग होगी, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, और स्टेटोरिया हो सकता है, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लेना, ऐसा सही हो सकती है। और क्या होगा ना कि विटामिन ई की डिफिशियंसी हो सकती है, फैट सोल्यूबल जो विटामिन ई होता है उसकी डिफिशियंसी हो सकती है, यानी सिंपल सी बात करो, विटामिन ई की डिफिशियंसी हो सकती है इसमें। और हाइपरकोलेमिक एसिडोसिस हो सकता है। मैंने आखिरी में लिखा है हाइपरकोलेमिक एसिडोसिस, हाइपरकोलेमिक एसिडोसिस। सो ये हमारे बाइल एसिड डेरिवेटिव की बात थी। आपको एडीआर मैंने बताया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत अच्छे से समझाया। आप इसको देखो, ये रेसिंग करके भी आ सकता है, रेसिंग की कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। तो घबराना मत, वही चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल में कोलेस्ट्रॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मैंने बताया। अच्छा, इनके इंट्रैक्शन को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। इंट्रैक्शन, ये कुछ ड्रग के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं यहाँ डिटेल करता हूँ, बताता हूँ। इंट्रैक्शन में क्या है कि अगर आप इस कैटेगरी की ड्रग को डाइजॉक्सिन या थायाजाइड या टेट्रासाइक्लिन या वेरफेरिन या विटामिन के साथ दोगे तो एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। यानी अगर आप विटामिन के, वेराफेरिन, डिजॉक्सिन की ड्रग इसके साथ दे रहे हो तो उनका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने पॉइंट क्या बोला कि डिक्रीज कर देना है एब्जॉर्प्शन अगर इसके साथ। इंट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्त, इंट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट फॉर इंडिकेशन, इज अ इंट्रैक्शन। तो इंट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, ये एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देगा डाइजॉक्सिन की, थायाजाइड्स की, वेरफेरिन की, विटामिन के की, ठीक है, ओके गाइस। और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है, टेट्रासाइक्लिन बीटा लैक्टम है, अभी आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में आप इसको पढ़ोगे। सो डाइजॉक्सिन, थायाजाइड, वेरफेरिन, विटामिन के और टेट्रासाइक्लिन, इन सब के एब्जॉर्प्शन की रेट को घटा देता है, और इस तरह से इसका, ठीक है। सो अब हमने काफ़ी चीज़ें बाइल एसिड के बारे में भी देख ली, ठीक है। हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें हमने अच्छे से इसका देखा है। हम फैब्रिक एसिड के एडीआर को, कंट्राइंडिकेशन को बताना भूल गए थे, तो आज हम इसी वीडियो में इसको कवर कर देते हैं। बाकी आपका बाइल एसिड डेरिवेटिव पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, एडीआर देख चुका आपने, इंट्रैक्शन की बात हो चुकी है। चलिए इसको रफ करते हैं और आपको फटाफट बताते हैं, जो पॉइंट छूट चुके थे उस पॉइंट को भी कवर कर देते हैं आपके साथ, ठीक है। सो फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव में आपको मैग्नीशियम और एक्शन रिकॉल कराता हूं, और रिकॉल करने पे आपको ये याद होगा कि मैंने बताया था कि ये इनका काम
क्या होता है, ये PPAR अल्फा पे पैरोक्सिन प्रोलिफरेटर करके जो आपका रिसेप्टर होता है न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन में, उस रिसेप्टर पर बाइंड करके ये लिपोप्रोटीन एंजाइम क्या नाम है, लाइगेज, उनको बढ़ा देते हैं ताकि ब्रेकडाउन हो लिपिड का, और आपका जो बुरी चीज़ें हैं जैसे LDL वगैरह वो डिक्रीज हो जाए। और उसके बाद फैब्रिक एसिड में मैंने और कुछ पॉइंट्स बताए थे, पर अब जो पॉइंट छूटे हैं उन पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं। और सबसे पहले पॉइंट है इसमें कंट्रा इंडिकेशन। अगर कंट्रा इंडिकेशन के बारे में से पहले हम थोड़ा सा ADR देखते हैं, इसका ADR पहले इंपॉर्टेंट है। ADR में देखिए ये क्या होता है कि लूज मोशन कर सकता है, रैशेस हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, इस्नोफीलिया हो सकता है, इम्पोर्टेंस हो सकता है, नपुंसकता भी आ सकती है, और ब्लड विजन हो सकता है, एंड मैलेजिया मायोपैथी तो आपको पता ही है, ठीक है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे इस्नोफीलिया, और मैंने क्या बताया था, इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो 2-3 आपको याद रखना है एरिया जो इंपॉर्टेंट है, बाकी बॉडी के वगैरह तो बहुत जगह होती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो होता है, ठीक है। सो ये आपका खत्म हुआ। अच्छा, मैं क्या बात कर रहे थे हम लोग, फैब्रिक एसिड या फैब्रिक्स में क्या कॉन्ट्राडिकेशन के बात भी बता देता हूँ। देखो यार, फैब्रिक एसिड को कभी स्टैटिन के साथ मत देना, ये है इसका कॉन्ट्राडिकेशन, बहुत ही सिंपल है। आसपास की कैटेगरी है, ठीक है, बस समझ लो कि आसपास पड़ोसी लोगों को एक साथ नहीं मिलाना है यहाँ पे। तो कंट्राडिकेशन मत देना है यही कि स्टैटिन के साथ आपको फैब्रिक एसिड नहीं देना होगा। तो इस्नोफीलिया इसका ADR हो गया। फैब्रिक एसिड के जो छोटे पॉइंट्स थे मैंने उसको भी अभी कवर कर दिया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो में मैं आगे कौन सी होगी भाई, HMG होगी, फैब्रिक एसिड होगी और बाइल एसिड होगी, LDL ऑक्सीडेशन, pyridine और ये सब बची हैं। तो ठीक है, फिर मैं आगे की बात करता हूँ, मिलते हैं आपसे। हमारे पास बहुत ही कम बचा हुआ है कैटेगरी, और जल्दी जल्दी हम उसको भी खत्म कर देते हैं। LDL ऑक्सीडेशन इनहिबिटर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और कैटेगरी से आपको पता चल रहा है LDL ऑक्सीडेशन को रोकना है, ठीक है, यानी LDL का मेटाबॉलिज्म कर देना है। और pyridine डेरिवेटिव की बात करते हैं, निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसका ADR सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ADR बताऊंगा। pyridine डेरिवेटिव में नियासिन आता है, ठीक है, नियासिन, निया कोई लड़की उसको देखा गया है तो नियासिन कुछ भी आप कर लेना यार, ठीक है। pyridine डेरिवेटिव में नियासिन है, और इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये देखते हैं। इसका देखो मेन काम क्या होता है ना, ये HDL को बढ़ाता है, LDL को कम करता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ट्राइग्लिसराइड की इनहिबिट कर देता है उसके सिंथेसिस को, ट्राइग्लिसराइड को बनने ही नहीं देता है। अब देखो ट्राइग्लिसराइड की कैसे इनहिबिशन करता है, देखना ये क्या करता है, लीवर में हमारा ये जो लीवर है, ठीक है, ये जो लीवर है, इस लीवर में VLDL, क्या नाम है इसका पूरा फुल फॉर्म को जानते हो ना, वेरी लो डेंसिटी लिपिड। तो VLDL को कम करता है, रिड्यूस करता है लीवर में। कैसे कम करेगा, अगर ये ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को ही बंद कर देगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जैसे ही ये काम होगा एडिपोसाइट्स में, हमारे जो लीवर में एडिपोसाइट्स में क्या होगा, जो लाइपोप्रोटीन एंजाइम है, नाम बताओ क्या है, मैं अभी एक इसमें फैब्रिक एसिड में बताया था, लाइपेज एंजाइम, उनकी मात्रा को ये बढ़ा देगा, लाइपेज को ये बढ़ा देगा। बताओ लाइपेज बढ़ा तो क्या होगा, ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा लिपिड का, और काम हमारा हो गया ना, बहुत सिंपल है। जैसे ही लाइपेज एंजाइम बढ़ा, ट्राइग्लिसराइड जो हमारे प्लाज्मा में है वो खत्म होने लगे, क्लियरेंस होने लगा प्लाज्मा में ट्राइग्लिसराइड का। बस आपको इतना ही समझना है मैग्नीशियम एक्शन और नियासिन का, इसको विटामिन B3 भी कह दो। और दूसरी चीज़ अगर हम इसमें देखना चाहें तो ये भी हो सकता है कि इसका जो ADR है, जो इसका ADR है सबसे मोस्ट ADR, अब खुजली रोज होगा, मतलब आप दिन भर खुजलाते रहोगे, इचिंग होती रहेगी, इचिंग होल डे होगा, तो इसका एक बहुत बेकार ADR है ये भी, ठीक है। और इसका और भी हो सकता है, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपर यूरेसीमिया हो सकता है, डायस्पेसिया हो सकता है, अपच होगा, या फिर गाउट हो सकता है। तो ये मैंने आपको ADR बता दिया, फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे सबसे पहले तो इचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इचिंग लिख लो आप, गाउट है, ठीक है, डायस्पेसिया अपच तो जानते हो होगा ही, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपर यूरेसीमिया, ठीक है। सो ADR कंप्लीट हो गया। अब हम इसका प्रोबोकॉल को मैंने बता दिया, pyridine डेरिवेटिव हो गया। अब इजिटिमाइब का देख लेते हैं क्या सीन है।
एजिटिमाइब क्या करता है, जो आप डायट्री कोलेस्ट्रॉल ले रहे हो ना, वो तभी यूटिलाइज होगा या तभी आपके बॉडी इफेक्ट करेगा जब उसको स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्व करे। तो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर वही करता है, एजिटिमाइब यही करता है कि जो आपका डायट्री कोलेस्ट्रॉल है उसको रोक देगा, उसका एब्जॉर्प्शन रोक देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटेरोसाइट्स में रोक देगा एब्जॉर्प्शन को डायट्री कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके इंटेरोसाइट्स में एब्जॉर्प्शन ऑफ डायट्री कोलेस्ट्रॉल इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, एजिटिमाइब का ये है। अब केडीआर करो तो एलर्जी रिएक्शन और होम्योपैथी, बस सिंपल। तो हमने अब एंटी हाइपरलिपिडेमिया काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया होगा और काफ़ी लंबा था यार, होना ही था भाई क्योंकि बड़ा था। तो अब रुक के वीडियो देखना, आपको सब समझ में आएगा। सो हम यहाँ पे भी ख़त्म कर दिए, इसको भी ख़त्म कर दिए। अब इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको देखना है तो आपको नेट से आप निकाल लेना है, इतना तो कर लेना भाई। सो ख़त्म हो गया हमारा एंटी हाइपरलिपिडेमिया का पूरा टॉपिक। और अब नेक्स्ट वीडियो में कोगुलेशन की बात करेंगे और उसका भी इसी तरह से पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक्स।